नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मोदी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट कर केंद्र सरकार की इस उपलब्धि के बारे में बताया है। पीएम ने इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने को संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत अब तक गरीबों के लिए करीब 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.95 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की भी सुविधा दी गई है। तो एक अहम पड़ाव कह सकते हैं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए कि उन्होंने और उनकी केंद्र सरकार ने पूरा किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात तिवारी साहब हैं हमारे साथ। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 3 करोड़ से ज्यादा मकान दिए गए हैं, उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे इस तरह से देखते हैं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और एक अहम पड़ाव जिसे पूरा कर लिया गया है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और ये एक सबसे बड़ा देश में आजादी के बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है 3 करोड़ मकान देने का। देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को छत देना, हर व्यक्ति को जो है रोटी कपड़ा और मकान ये उपलब्ध कराए। सरकार ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है, सरकार इसीलिए बनती है। और निश्चित तौर पर 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली तो उन्होंने जिस तरीके से राशन, सुशासन और सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात की, उसमें उन्होंने 1 लाख ये मकान देने का जो उन्होंने बनाया था उसको लगभग पूरा करने जा रहे हैं। अभी बहुत से और भी करोड़ों लोगों को आवश्यकता है छत की और उसको भी वो पूरा कर रहे हैं, अपने एजेंडे में है उनके। और जिस तरीके से उज्ज्वला गैस योजना और स्वच्छ भारत अभियान, इस सारी चीजों पे केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पे ये एक देश के लिए एक सुखद क्षण है कि गरीबों को जब उनकी छत मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आवास बनाए जा रहे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को उसका जो है स्वामी बनाया जा रहा है। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तिवारी जी। तो जो महिलाओं को, जब किसी महिला को अगर उसके आवास का स्वामी बना दिया जाता है, उसको उसका मालिक बना दिया जाता है। जो महिलाएं जिस तरीके से देश में आधी आबादी है, लगातार वो जो है शौच के लिए बाहर जाती थी, शौचालय उपलब्ध कराए, इस देश के अंदर गरीबों को राशन दिया और अब छत देने की बारी आई है। 3 करोड़ आवास बनकर तैयार हो गए हैं और उनको जो है जब सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये लगेगा कि उन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, गरीबों के लिए कुछ किया है। तो ये क्रांतिकारी कदम है और इसको अगर देश की आजादी के बाद और सरकारें करती तो आज हमारा देश इस स्तर पर नहीं होता, आज सबके पास छत होती। तो ये जो सबको छत देने की, सबको घर देने की जो एक योजना है, ये निश्चित तौर पर सफल हो रही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अभी कई बहुत काम ऐसे हैं सरकार के पास, जैसे घर में सबको घर घर नल देना, जल उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, तो बहुत क्रांतिकारी काम किए जा रहे हैं और टाइम बाउंड करके काम किए जा रहे हैं। 2024 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, जिसमें अभी करोड़ों मकान और बनाने हैं और उनको महिलाओं को चाबी सौंपी है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है और देश के अब सबसे बड़ी चीज जो देश के युवाओं के लिए नौकरी का लक्ष्य भी जो है वो भी ये सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। और ऐसा लगता है कि युवाओं को भी जो है उनका हक मिलेगा, क्योंकि आज महिलाओं को हक मिल रहा है, आज गरीबों को हक मिल रहा है। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो यानी अब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो गरीबी है, जिसका दंश झेल रहे हैं गरीब लोग, और सबसे बड़ी मजबूरी उनके सामने ये रहती है कि उनके सर पर छत नहीं है,
और उसकी वजह से किस तरह की तमाम परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ता है। तिवारी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे अनजान होगा, तो वो एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान केंद्र की सरकार ने किया है। नहीं, निश्चित तौर पर जैसा इसको समझना होगा कि हर मतलब अगर व्यक्ति के सर पे छत हो तो ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि बिल्कुल। उसकी अपनी छत हो, उसका अपना आवास हो, उसका अपना मकान हो, बच्चे उसके उस मकान में रहे और जो है बच्चे पढ़ें और बच्चों को स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले। तो ये रोटी कपड़ा और मकान का जो एक मतलब नारा, इसमें तो एक फिल्म भी बनी थी, आपको याद होगा, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन देश की आजादी के बाद जो सरकारें रही उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ गरीबों के नाम पे वोट लेते रहे। और इस सरकार ने 2014 में जब मोदी जी आए और उसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में भी बहुत आवास उन्होंने बनाए और बहुत गुजरात मॉडल पूरा कैप्चर रहा है देश के अंदर। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता, जो उन्होंने संकल्प लिया था, वो उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो राज्यों में सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, योगी भी सरकार हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मकान देने के लिए उनका एक कार्यक्रम बना हुआ है और कई आवास दिए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 24 करोड़ जनता को में कम से कम लगभग लाखों लोगों को आवास मिल चुका है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये भारतीय शासित जितने भी राज्य है वहां भी हो रही है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अब रोजगारों को रोजगार देने की बात हो, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने टारगेट में लगे हुए हैं और मिशन उनका पूरा हो रहा है और टाइम बाउंड मिशन हो रहा है। सारे मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि इस पे कोई हीरा हवाली नहीं होनी चाहिए। अगर हीरा हवाली हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आज ये निश्चित तौर पर सुखद क्षण है। तो यानी तिवारी जी, हम ये मान सकते हैं कि अगर मैं याद दिला दूं, जिस तरह से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनाने में मोदी सरकार कामयाब रही है, अब सीधा लक्ष्य 2024 का जो उनके सामने है उसे साधने की तैयारी में है वो पूरा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इसको आप चुनाव से जोड़ के ना देखिए तो देश के विकास कुछ से जोड़ के देखिए। लेकिन हर पार्टी चुनाव तो लड़ेगी। 2024 का चुनाव है, लोकसभा का बड़ा चुनाव है पूरे देश में। फिर मोदी सरकार रिपीट करेगी, ऐसा लोगों का कहना है, मानना है, क्योंकि अगर काम करेंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास जनता के प्रति, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात जो उन्होंने की, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी। और मैं आप कहना चाहूंगा कि इसमें किसी स्पेसिफिक एक वर्ग को नहीं किया जा रहा है। ये सारे लोगों को इसकी सुविधा दी जा रही है, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि राशन भी अगर बटा है तो सबको बटा है, सारे वर्ग के लोगों को बटा है। ये किसी एक कम्युनिटी को देख के नहीं दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि सरकार की है कि सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, सबको दिया जा रहा है। तो ये एक मतलब सरकार की एक जो मतलब नियम है कि एक तो जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम करना, भ्रष्टाचार ना हो, आवासों में भ्रष्टाचार ना हो, आवास में जो पैसा सैंक्शन हुआ है, जो जो सामान उनको चाहिए उस आवास में होना चाहिए, वो सब उपलब्ध है। अच्छे दरवाजे, अच्छी खिड़कियां, अच्छे नल, पानी, गैस, ये सारा उन आवासों में उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पर 2024 का लक्ष्य तो है ही। 2024 एक बहुत बड़ा चुनाव का आने वाला समय लोकसभा चुनाव है और 2024 और 4 राज्यों में जो उनको विजय मिली है, इससे भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ है। और एक बात और बता दें नेताजी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए लग जाते हैं। तो ये चुनावी वो देखा, वो सभी ने देखा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गरीबों को पक्का मकान देना ही एक महज एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपनी योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों को पक्का घर देने का अभियान महज एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि ये गांवों को विश्वास देने की हमारी प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
बढ़ते आगे, मुंबई में ईडी के छापेमारी के बाद दिल्ली में बैठे संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। 1971 के आईएनएस विक्रांत का मुद्दा उठाया, किरीट सोमैया को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और यहां तक राउत ने किरीट सोमैया को देशद्रोही बता दिया है। और अब किरीट सोमैया ने इस मामले पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। मुझे उद्धव ठाकरे के प्रति हंसी आती है। संजय राउत ने अभी तक 7,500 करोड़ रुपया अमित शाह को किरीट सोमैया ने दिया। उद्धव ठाकरे ने एसआईटी नियुक्त की, क्या हुआ उसका? संजय राउत ने दूसरा आरोप किया कि पालघर के सोमैया परिवार की जमीन में ईडी के डायरेक्टर ने 260 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। 2.5 महीने हो गए, क्या हुआ उसका? उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने आरोप किया राकेश वाधवान सोमैया का पार्टनर है, क्या हुआ उसका? उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा वसई में किरीट सोमैया की बेटे की कंपनी में राकेश वाधवान ने 418 करोड़ रुपए दिए। आपने जांच की, क्या हुआ उसका? संजय राउत उद्धव ठाकरे ने कहा जूहू में 100 करोड़ की जमीन में 15 करोड़ किरीट सोमैया ने खाया। आपने सब में पुलिस की एसआईटी बिठाई। उद्धव ठाकरे साहब, हुआ क्या? यानी इसका अर्थ यही हुआ ना कि ठाकरे सरकार के एक एक घोटाले बाहर आ रहे हैं तो स्टंट करना। अब संजय राउत ने कल नया स्टंट किया, जब उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो उन्होंने स्टंट किया 58 करोड़ विक्रांत। और उद्धव ठाकरे साहब की पुलिस ने रात को 1:04 को एफआईआर दर्ज कर दी। कॉपी भी मुझे नहीं दे रहे थे। और वो एफआईआर में है क्या? 1.5 पेज की एफआईआर में एक प्रूफ नहीं, एक तारीख नहीं, एक कंपनी का नाम नहीं, सिर्फ इतना ही शिकायतकर्ता ने लिखा है कि वे अखबार से मुझे पता चला कि किरीट सोमैया ने 58 करोड़ रुपए खा गए। संजय राउत ने कल कहा था कि 4 बिल्डर के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करके नील सोमैया की कंपनी में 58 करोड़ जमा हुए। उसके आधार पर उद्धव ठाकरे ने मुझे गुनहगार बनाया है। मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहूंगा, भैया वो 58 करोड़ आपने जो लगाए हैं वो कौन से बिल्डर कहाँ गए, उसकी जानकारी दो मुझे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। उन करीब 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि भारत समेत 58 देश ऐसे रहे जो वोटिंग से अनुपस्थित रहे। मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्यता के निलंबन अधिकार शीर्षक वाले प्रस्ताव के खिलाफ 24 वोट पड़े थे। ऐसे में रूस के खिलाफ आसानी से प्रस्ताव पारित हो गया। मतदान से अनुपस्थित देशों में बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मतदान के बाद कहा कि भारत ने आज महासभा में रूसी महासंघ को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। हमने तर्कसंगत और प्रक्रिया सम्मत कारणों से ये किया। बताते चले कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के बूचा शहर में की गई नागरिकों की हत्याओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू किया था। अब रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले महासभा ने 2011 में लीबिया को परिषद से निलंबित कर दिया था। और पिछले एक हफ्ते के भीतर जो बाइडेन प्रशासन के कम से कम 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग मौकों पर भारत को ये चेतावनी दी है कि उसने रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाया तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन तमाम तरह की परिस्थितियों के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को विदेश और रक्षा मंत्रियों की
2+2 वार्ता होगी। वार्ता में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन जाएंगे। अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करने वाले हैं। बताते चले कि अमेरिका यूएन में भारत से अपेक्षा रखता है कि वो रूस के खिलाफ वोट करे, लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद भी भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो अपने हितों के मुताबिक ही काम करेगा। और क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने के बाद जश्न मनाने में मशगूल हो जाता है और तभी अंपायर उस बॉल को नो बॉल करार देकर बॉलर के जश्न को फीका कर देता है। कुछ ऐसा ही वाक्य देखने को मिलता है क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान के साथ भी। कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी हुई है। अपनी तिकड़मबाजी से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने और नेशनल असेंबली को भंग करवाकर जश्न मना रहे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल करने के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को भी गलत बताते हुए वोटिंग कराने को कहा, जिसके बाद 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल जमकर जश्न मना रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होने की स्थिति में उन्हें इमरान खान को अपनी साख बचाने के लिए बहुमत हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को न सिर्फ खारिज करवा दिया था बल्कि संसद भी भंग करवा दी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान को वोटिंग का सामना करना होगा। और उधर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लंदन में बैठे नवाज शरीफ की बाछें खिल उठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बल्कि कहूँगा पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक अपना बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज निजात मिली है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा देखें। आज डॉलर जो है वो तकरीबन 200 तक पहुंच रहा है, यानी 190 तो पहुंच। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का वो जायजा भी लेंगे। वहीं नवरात्रि के 9वीं के दिन वो कन्या पूजन करेंगे। साथ ही इससे पहले वो 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने जाएंगे। इसके अलावा वो गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले के बाद से चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास होने की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। आतंकियों के निशाने पर रह रहे गोरखनाथ मंदिर को पूरी
तरह से बुलेट प्रूफ किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा का ही नतीजा रहा कि आतंकी हमले में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने समय रहते आतंकियों को धर दबोचा। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का अब साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा सकती है। और उधर चारा घोटाला में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। लालू यादव की जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी है। यह भी बता दें कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी। अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था, जिस पर 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी। हालांकि जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई हो सकती थी, क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 तरह की बीमारियां होने का हवाला दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की अवधि आधी जेल में पहले पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। और इससे पहले 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उनकी बेटी मिसा भारती अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गई थी। तो चारा घोटाला मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लालू को जेल मिलेगी या बेल, आज इस बात पर फैसला हो जाएगा। तो आज इस बात पर फैसला हो जाएगा कि आखिर अब लालू प्रसाद यादव को जेल मिलेगी या फिर बेल। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।